कि मैं आई एम वेरी मच अकाउंटेबल टू माई की जाती है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसका कहाँ पर पर्टिकुलर पावर जो है हमारे पर्टिकुलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की आर्टिकल 324 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी संविधान के अंदर में। तो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो शक्तिमान का है नहीं कि उसको जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है वो सब कुछ पता चल रहा है, उसको फीलिंग आ जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं सी विजिल ऐप, ठीक है। ये ऐप का इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखते तो यहाँ पर डिज़ाइन किया गया फॉर आईफोन ऑल्सो, यहाँ पर ये सी विजिल ऐप। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आप भी एक तरीके से जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐप डाउनलोड कर अगर आप लोग कहीं पर कोई भी घूसखोरी वगैरह लेता हुआ पाया जाता है। मतलब क्या है, अगर आप लोगों को लग रहा है कोई गलत काम हो रही है, हेट स्पीच हो रहा है, दारू बेची जा रही है, कहीं पर लड़ाई हो रही है, पैसे वगैरह फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ठीक है, किसी भी तरीके से धमकी गाली गलोच यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कोई भी इनमें से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो गो एंड रिपोर्ट, यानी कि आप लोग जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में यहाँ पर चीज़ें पहुँच जाएंगी, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसएलवी का ऐप है, जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग जाकर अपना कोई भी जिस तरीके से ना पीडीएफ वगैरह आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आज से वहाँ पर क्विज़ भी स्टार्ट हो जाएगा, शाम को क्विज़ वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मतलब कि एक तरीके से आप लोग वहाँ पर उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और रेटिंग अच्छी दे दिया करो यार, कोई भी गवर्नमेंट का ऐप होता है, मतलब देखो 2.7 रेटिंग है। के बारे में बात की जाए तो कौन सी फोर्स आप लोग चूज़ करेंगे तो बताएगा जरूर। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही जिसका नाम था अग्निपथ, तो यहाँ पर वो तो मैं कवर करूँगा ही करूँगा पूरा अग्निपथ के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम भी मैं आप लोगों उनको जो है बेसिकली बोला जाएगा कि आपकी जो सेवा है वो यहीं पर समाप्त होती है। ये हालांकि कुछ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वो भी रहेगा कि नाम तो हो गया कि आर्मी में चले गए हैं, पर उसके बाद में दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक तरीके से मैं उस गांव से आता हूं जहां पर हर घर में से कोई ना कोई जो आज के में बच्चा है वो आर्मी में देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आज की डेट में सिचुएशन की जैसे आर्मी में हो गया तो उसकी शादी की जो है बेसिकली रिश्ते आने लगते हैं कि बच्चा आर्मी में हो गया उसकी शादी कर देते हैं। पर लेकिन कल को चलकर अगर किसी बच्चे को 4 साल तक जॉब करनी है, 4 साल के बाद में अगर वो वापस आता है तो क्या उसकी एक ज़िंदगी स्टेबल लाइफ हो पाएगी? क्या वो आर्मी में रहते हुए भी उस तरीके से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दे पाएगा जिस तरीके से एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन जो उसी जॉब में रहने वाला है 30, 40, 50 साल तक? तो दोनों में क्या डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूँ, सबसे बड़ा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एवरेज एज है इंडियन की आर्मी के अंदर में उसको 4 से 5 साल जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब यानी कि यंग जो एक तरीके से बच्चे हैं जो कि लगभग 17.5 से 23 साल के बीच के, उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो फंडा है ये सिपाही रैंक पर है, ये ध्यान रखिएगा, ये फंडा इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा ऑफिसर के ऊपर। यानी कि अगर आप लोग एनडीएस सीडीएस इन सब के थ्रू जाते हैं तो आप लोग के ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ये ओनली सिपाही रैंक के जो बेसिकली बच्चे हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसके पीछे पूरा का पूरा माइंडसेट क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बात की जा रही है कि ये आर्म फोर्स जो है उसके लिए बात की जा रही है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं एक लर्नर और यंग जो यूथ है वो यहाँ पर इसके अंदर आ पाएंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जो सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि आर्मी में आना, 4 साल की जॉब देना, फिर चले जाना, तो जो एक पेंशन मिलती है आर्मी पर्सनल को पूरी ज़िंदगी के लिए, जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर साहब जो हैं वो भी आर्मी में हैं तो पेंशन आती है। अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी बड़ी मुहिम भी चली थी कि 1 रैंक 1 पेंशन वाली। तो सरकार जो है वो पेंशन का बिल कट करना चाह रही है कि रिटायर तो हो गए पर फिर पेंशन देनी पड़ रही है। तो ये एक तरीके का ऐसा एक खर्चा होता है जो कि सरकार को लगता है कई बार की पेंशन देने का मतलब क्या हो गया कि उस पैसे को और इफेक्टिवली कहीं यूटिलाइज किया जा सकता था। तो इसलिए यहाँ पर पेंशन जो है वो एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा मानती है सरकार कई बार, ठीक है। इसी के साथ में फ्यूचर रेडी ऑफिसर जो है सोल्जर वो तैयार किए जाएंगे कि कहीं भी कोई भी कंडीशन हो तो कम से कम आप लोग देख सकते हैं कल को चलकर अगर ऊपर वाला न करे किसी देश के साथ में, खासकर पड़ोसी चाइना पाकिस्तान के साथ में अगर हमारी लड़ाई होती है
तो हर साल इतने बच्चे जो हैं जो रिक्रूट किए जाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 4 साल की ट्रेनिंग उनके पास में होगी। तो कल को किसी भी वक्त जो है देश की सिक्योरिटी के लिए उनको बुलाया जा सकता है। एक ऐसा यूथ हम लोग तैयार कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि एक तरीके से हायर स्किल्ड जो वर्क फोर्स है वो भी तैयार की जा सके। तो ये भी फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, मतलब आप लोग समझिए यहाँ पर अगर कल को कोई यूथ जो है वो यहाँ पर इसके थ्रू आता है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बस आ गया और फिर उसको चलता कर दिया। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके बेस पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएँ। पर उससे पहले तो 1946 तक पैलेस्तीन ही पूरा यहाँ पर इस एरिया में हुआ करता था। एक देश इजराइल नाम का कोई देश हुआ नहीं करता था यहाँ पर, यानी कि इक्का दुक्का कुछ यहाँ पर जो है जीयूस कम्युनिटी के लोग रहा करते थे, पर लेकिन उनका कोई देश नहीं हुआ करता था। और मैं फर्स्ट में 1946 में कोई देश नहीं था, पर लेकिन 1947 में यूएन के प्लान के हिसाब से माने तो यहाँ पर इजराइल का जन्म हो गया और इजराइल ने यहाँ पर इतना सारा पोर्शन जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर 1967 तक यहाँ पर जो है इजराइल और ज़्यादा हो गया। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में ये समझो कि यहाँ पर कहानी ख़त्म हो चुकी है पैलेस्तीन की, और पैलेस्तीन जो है वो एक मुस्लिम कंट्री था, और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर जो इजराइल है वो एक ज्यूइश कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, ये सारे जो भी बड़े बड़े देश हैं ना जो आसपास में जो आप लोगों को मुस्लिम कंट्री देखने को मिलते हैं, इजराइल ने सबको बैठा कर पीटा है। यानी कि अगर मैं बताऊं तो इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया एक साथ में सबको उठाकर पीटा है। 6 दिन की लड़ाई में सबको जो है धरती पे इसने एक तरीके से नहीं मुंधे मुँह धरती पर डाल दिया था इसने। अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, एक टाइमलाइन मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा अल्ट्रा नेशनलिज्म गवर्नमेंट आप लोगों को देखने को मिल रही है आज के डेट में, यानी कि अति राष्ट्रवाद, यानी कि एक तरीके से भाई साहब अपना देश है, इसके अलावा कोई नहीं है दुनिया में, वो वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। और आए भी क्यों ना, जब आप लोग किसी ऐसे एरिया में आप लोग रहते हो जहाँ पर आप लोगों को एक तरीके से लड़ कर सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो इस तरह की फीलिंग जो इंसान के अंदर में डेवलप की जाती है उस देश के नागरिकों के अंदर में भी। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये बेसिकली अल अक्सा जो मोस्क है यहाँ पर यरूशलेम के अंदर, तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी दिक्कत देखने को मिली। अटैक किया गया लेबनान के द्वारा, गाजा स्ट्रिप के द्वारा, सीरिया के द्वारा बेसिकली इजराइल पर। तो इजराइल ने क्या किया, अभी यहाँ पर उनको रिप्लाई किया है, और इसी के साथ में ईरान जो है वो काफ़ी हद तक सीरिया के अंदर में सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि इनका पूरा मुद्दा ये रहता है कि कैसे इजराइल को जो है दबा के रखा जाए। पर लेकिन इजराइल का अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, उसने हमेशा से अपनी जो है एक तरीके से दादागिरी इस रीजन में रखी है। जैसे इजराइल ने, आखिर सीरिया गुस्से में क्यों रहता है, इजराइल ने गोलान हाइट का जो रीजन है यहाँ पर सीरिया से छीना था। ठीक है, पर्टिकुलर अगर देखेंगे यहाँ पर ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, ये इजराइल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाजा स्ट्रिप वाला पोर्शन है आप लोगों को यहाँ पर ये छोटा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो रीजन है यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये है सनाई पेनिनसुला, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में जो यहाँ पर ये आप लोगों को अगर देखने को मिले इजराइल, तो वो सारे पोर्शन में काफ़ी हद तक चीज़ें अपने कंट्रोल में रखता है। इसने गोलान हाइट जो है 1967 की जब लड़ाई हुई थी 6 दिन की, जब यहाँ पर इनको चट्टू लगाए थे इसने इजराइल ने, तब से इसको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। किसी की हिम्मत नहीं है कि ये इससे मांग सके। तो 6 डे की वॉर इसको बोला जाता है। कई बार याद रखिएगा, 6 दिन में सोचो 6 देशों को बेसिकली एक तरीके से ना एक धूल चटा दी। तो बहुत ही एक ताकतवर चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी आप लोगों को। एक तो ये याद रखिएगा यहाँ पर कि इजराइल जो है वो गोलान हाइट उसके कंट्रोल में, और सीरिया से उसने छीना था 6 दिन की लड़ाई के ड्यूरेशन में। पॉइंट नंबर 1। इसी के साथ में अगर बात करें 1981 की बात की जा रही है, यहाँ पर जो गोलान हाइट है उसके कंट्रोल में है इजराइल के अंडर में, और वो उसको कम्प्लीटली एनेक्स कर चुका है। अब फिलहाल यहाँ पर इजराइल का ही वो माना जाता है। ठीक है, तो सीरिया के हिस्से में कुछ नहीं आता है, और यहाँ पर इन्होंने ट्राई भी किया था चीज़ों को सेटल करने की, हाँ चलो नॉर्मल कर लेते हैं चीज़ें, और लेकिन इनका सेटलमेंट फेल हो गया था यहाँ पर 2000 के एयरफेयर में। ठीक है, ईरान जो है वो आज की डेट में खूब मनी और वेपन सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सीरियन प्रेसिडेंट को, ताकि इजराइल को भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। पर वही है, इजराइल के पीछे आप लोगों को यूएस से खड़ा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर चीज़ें एक अलग ही लेवल पर रहती है। और इवन इजराइल ने रिसेंटली ये बोल दिया कि अभी जो बाइडन जो है वो उतने फेवर में नहीं है बेसिकली इजराइल के। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर यूएस से भी कल को नहीं आता है और हम लोग को ईरान के ऊपर अटैक करना पड़ेगा, तो हम लोग ईरान को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक बातें अभी आ चुकी है मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अलग लेवल पर सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी दिक्कत देखने को मिलती है। तो हो सकता है जल्दी एक अलग आगाज़ आप लोगों को नजर आए। ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर में आप लोगों को चीज़ दिख ही रही है, इजराइल के अंदर में भी यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन जो बोली गई, तो यहाँ पर गलत तरीके से आग लगती हुई आप लोगों को नजर आएगी, जो कि जल्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर कई सारे अटैक किए गए इजराइल के ऊपर, सीरिया के ऊपर इजराइल से।
तो ये कंडीशन चलती रहती है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर जो अटैक किए गए जॉर्डन के द्वारा भी यहाँ पर, तो पड़ोसी देश जो है मुस्लिम कंट्री हैं, तो वो इसराइल को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर है इसराइल तो इसराइल है, वो भाई साहब उसकी एक तरीके से जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी भी ऐसी है कि एक तरीके से ना, वो नहीं कहते कि एक तरीके से मुंह के नीचे से खाना उठा कर ले जाए, इस तरीके से काम करती है। पर लेकिन कई बार क्या रहता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्ट्राइक कर दी है, पर लेकिन हम लोग उसका एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग नहीं, इसराइल वाले, ठीक है। तो ऐसे भी सिचुएशन देखने को मिलती है। क्या बताना है कि गोलान हाइट के साथ पर इसमें ऑडिट की जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक रेगुलेटरी जो बॉडी है उसके बारे में बात करूँगा। जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग बात कर सकते हैं। एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर जो यूएसए की है, जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कैटेगरी ए का स्टेटस इंडिया के लिए रखा है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाता है हमारी कंट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सही डायरेक्शन में चल रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँ, इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी जो यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है, ये एक तरीका ऐसा प्रोग्राम है जो कि इस चीज़ को असेसमेंट करके बताता है कि कितनी सही है चीज़ें। तो FAA कंडक्ट कराता है IASA प्रोग्राम, तो ये एक तरीके से ईयर ऑन ईयर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1 साल के पीरियड के लिए। तो यहाँ पर इसमें ऑडिट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अभी जो रिव्यू किया गया 2022 का किया गया, तो यहाँ पर पर्सनल लाइसेंसिंग कैसे दी जा रही है, ऑपरेशनल कैसे चल रहा है एयरक्राफ्ट का, एयरवर्थनेस क्या है यहाँ पर एयरक्राफ्ट की, उन सब चीज़ों का असेसमेंट करके यहाँ पर जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर चीज़ों को आगे लेकर चला जाता है। तो जो फाइंडिंग्स हैं यहाँ पर इसके बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। FAO जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसके तहत यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है सेफ्टी के हमारे देश के अंदर में फॉलो किए जा रहे हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें शिकागो कन्वेंशन हुआ था उसमें बोला गया था, तो हमको स्टेटस A दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो यहाँ पर लास्ट टाइम जो चीज़ें देखने को मिली थी वो 2018 में देखने को मिली थी। तो 4 साल बाद अगर कोई ऐसा असेसमेंट किया जा रहा है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी यहाँ पर, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रीलिम्स में बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों की क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फाउंडेशन रखा गया ताकि जो पीसफुल एयर ग्लोबल नेविगेशन को अच्छे से लेकर चला जा सके, यानी कि इसमें कोई भी हरकतें देखने को नहीं मिले। हम इसके मेंबर हैं, टोटल मिलाकर 193 मेंबर हैं, तो हम भी एक मेंबर हैं। हेडक्वार्टर, ये अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है सर कई सारे पेपर में वनडे टाइप एग्जाम में पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पर जैसे 7 दिसंबर 1944 में शिकागो कन्वेंशन साइन किया गया इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। अब आप लोग सोच के चलो, आप लोग मान लीजिए एसएससी का पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर पूछ लिया कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो क्वेश्चन बन गया एसएससी का। अब यूपीएससी के अंदर में जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पूछ लेगा कि शिकागो कन्वेंशन जो है ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये मतलब कब यहाँ पर साइन किया गया, या फिर यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर कन्वेंशन शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है इनमें से, तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। यानी कि टॉपिक वही है। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये न्यूज़ जो है यूपीएससी के लिए है, ये न्यूज़ एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, करंट अफेयर है यार। ये एसएससी बैंकिंग यूपीएससी का कोई टैग नहीं लगा होता है इसके ऊपर। एक्चुअली ये हर एक एग्जाम में आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। हो सकता है कई बार कोई आर्टिकल थोड़ा सा लेट हो जाए, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों के सामने जरूर आएगा। तो उसके लिए आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप लोग चीज़ों को अगर नहीं छोड़ोगे, आप लोग लेक्चर में अगर गैप नहीं मारोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ही गैप मार दो तो फिर तो देखो इशू है, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, इससे पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने इस आर्टिकल को सुना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो ICAO जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1945 में इस्टेब्लिश की गई। पॉइंट नंबर 1, ICAO जो है वो फाउंडेशन रखता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या क्या होना चाहिए। पीसफुल एयर, छाती पर नाचेंगे, छाती पर नाच रहे इंसान, ये बीमारी भी सेम काम करेगी। जब ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हाइपर टेंशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो नॉर्मली आप लोगों का जो हार्ट है उसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि 75% जो हार्ट अटैक आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें हार्ट की डिजीज जो रहती है वो काफ़ी कॉमन आप लोग को देखने को मिलेगी। ब्लड का जो फ्लो है वो काफ़ी कम आप लोग को नजर आता है।
इसको नापने के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, इसको बोलते हैं कि ये लेस देन 120 और इसी के यहाँ पर 120/80। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर ये चेक करके रखना होता है, यानी कि इतना बेसिक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है स्टेज 1 और इससे और ऊपर जाता है तो स्टेज 2 और फिर यहाँ पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप लोग अगर बॉडी के बारे में बात करेंगे ना, जो दिल है ना वो बेसिकली जिस दिन हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हमारी पूरी ज़िंदगी बेसिकली चलती है, लास्ट जब सांस लेते हैं उसमें एंड तक का आप लोग का दिल धड़कता रहता है। अगर दिल जो है वो धड़कना बंद हो गया तो ये समझो कि इंसान जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं दिल के साथ में प्यार को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, ठीक है। हाँ धड़केगा ही भाई साहब, अगर बंद हो गए तो फिर सारी चीज़ें बंद हो जाएगी ना। तो इसीलिए बताते हैं प्यार की निशानी बेसिकली, क्योंकि पता ये रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा वरना चीज़ें नहीं रहेंगी। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर बात करें, कई बार चक्कर आ जाना, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है हाइपर टेंशन की वजह से, थकावट, इसी के साथ में बेचैनी होना, उल्टियाँ आना, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हार्ट बीट इरेगुलर होना, ठीक है, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें। पर लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग इनको रोक भी सकते हो। मैंने बोला ना अभी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है यहाँ पर ये, तो रिड्यूस किया जाए अगर सोल्ट क्या मैं आप लोगों को बोलूँगा बेसिकली जो नमक होता है, सोल्ट के साथ में आप लोगों को जो चीनी होती है वो भी, ठीक है, नमक के साथ में चीनी, यानी कि जो भी वाइट जो प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वाइट आप लोगों को नहीं खाना है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो। कोशिश करो कि ब्राउन ब्रेड खाओ अगर आप लोगों को ब्रेड खानी है। इसी के साथ में चीनी की जगह आप लोग शक्कर खाओ या फिर ब्राउन शुगर आप लोग लेकर आओ, ठीक है। नमक का अगर ऑल्टरनेटिव आप लोग ले सकते हो तो सेंधा नमक या फिर काला नमक भी लिया जा सकता है, तो इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। इसी के साथ में फ्रूट ले सकते हो, आप लोगों को ज़्यादा एक तरीके से मीठा नहीं खाना है, आप लोग फ्रूट ले सकते हो और फ्रूट में ही एक अलग से आप लोगों को पता है अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जंक फूड भाई साहब बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था यहाँ पर कुछ दिनों पहले, तो मैंने देखा अभी जब एक तरीके से नहीं, आप लोग कभी भी जाओगे, अगर आप लोगों को किसी मॉल के अंदर या फिर एयरपोर्ट पे आप लोग जाओगे तो 99% आप लोग यही लोग खाते हुए नजर आएंगे। मुझे कभी कभी लगता है डॉक्टरों का भविष्य कितना अच्छा है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि लोग सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ रहे आप लोग नहीं सुधर रहे हैं तो डॉक्टर का भविष्य तो उज्जवल ही रहने वाला है। तो आगे अगर किसी को फ्यूचर में आप लोग को बताना क्या बनना है तो भाई साहब बिना सोचे समझे आँख बंद करके बोलना डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि लोगों की आदत इतनी खराब होती है। सारे टॉपिक को एक एक कर बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो स्टेट के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से बन सकती है, तो आप लोग थोड़ा सा और सतर्क होकर सुना करो अगर आप लोगों के स्टेट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि स्टेट के पीसीएस के अंदर डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिलती है। एशियन वल्चर कंजर्वेशन की क्यों बात की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या जो है घटती जा रही है काफ़ी लार्ज स्केल पर। एक तरीके से बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली रिसेंटली अभी, तो इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर सेट किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर एशियन किंग वल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर और ब्रीडिंग सेंटर है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यहाँ पर बेसिकली अभी स्टार्ट किया गया। कहाँ पर? ये है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 1.5 हेक्टेयर एरिया में इसको बनाया जा रहा है। और हमारे देश के अंदर में बेसिकली अगर बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत ये में यहाँ पर क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा यहाँ पर इसको ये स्टेटस दिया गया है। तो ये जो एक्ट है 1972 का, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है और इनका हैबिटेट, इनके जो रहने का जगह है उसको सही करना है। क्यों? कई बार हंटिंग देखने को मिलती है, पोचिंग देखने को मिलती है, पकड़कर मारा जाता है, तो यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 4 तक का यहाँ पर विदाउट प्रायर परमिशन के आप लोग यहाँ पर ऑथोरिटी के कोई भी ऐसी हरकतें यहाँ पर नहीं कर सकते, किसी ऐसे एनिमल को नहीं मार सकते। फर्स्ट जो अगर इसमें डालें यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट में तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एक तरीके से करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके चलते नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि इस पर्टिकुलर रीजन में लोगों का इंटरफियरेंस जो है वो कम से कम यहाँ पर किया जा सके। तो कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो उसका ट्रायल कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, तो हुगली रिवर के ऊपर कंडक्ट कराया गया कोलकाता के अंदर में अंडर वाटर मेट्रो। अब तक आप लोगों ने ज़मीन के अंदर चलती हुई देखी थी, अब पानी के अंदर भी चलती हुई आप लोगों को यहाँ पर मेट्रो नजर आएगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। हुगली रिवर जो है बेसिकली गंगा का पार्ट है। गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश में जाकर घुसती है तो हुगली रिवर साइड में निकल कर आती है और कोलकाता बेसिकली यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट देखने को मिलेगा। काम किसने किया है? कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है उसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया है।
और खासकर हुगली रिवर के थ्रू यहाँ पर ये चीज़ें की जा रही है, तो ये याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर लेंथ है जो टनल बनाया जा रहा है लगभग आधा किलोमीटर का है यहाँ पर ये। तो इसके चलते कहीं ना कहीं देखिए चीज़ें क्या है, अगर जो सोल्यूशन ना हो तो उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश की जाती है। कहीं नॉर्मल रास्ता ना हो तो पहाड़ी तोड़कर बना दिया जाता है। वैसे अगर पानी के थ्रू अगर चीज़ें चल रही है तो वही एक अलग पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिव खोज जा रहा है ज़मीन के नीचे से। आप लोग सोचो, अब से अगर 10-20 साल पहले कोई बोलता कि ज़मीन के नीचे से पानी के अंदर में ट्रेन चलेगी तो सुनने में कैसा लगता है, पर आज के डेट में हो रही है चीज़ें। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक तरीके से नेक्स्ट लेवल का डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, टाइमली डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केसेस, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल की बात की जा रही है, जिसमें यहाँ पर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ऐड किया जा रहा है ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके लॉयर्स वगैरह की भी यहाँ पर। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आईटी सिस्टम का इस्तेमाल कर यहाँ पर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिलीवरी को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। और काम कौन करेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो रेस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट को, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ में मिलकर। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको लेकर कन्फ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो हमारे देश के द्वारा दुनिया को राजी किया गया कि इसको सेलिब्रेट करना है। और यूएन में 193 में करीब मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें से 175 ने बोला कि हाँ ये सेलिब्रेट करना है 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये यूएन में रखकर इसको इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया गया। अभी सर्बानंद सोनोवाल साहब जो हैं उनके द्वारा इंटरनेशनल योगा महोत्सव, आप लोगों से एक बात और बता दूं यहाँ पर, अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर डिफेंस की कैसे तैयारी करें आपके इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर वीडियो के थ्रू। तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ना बेसिकली फोकस देना है कि करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग करंट अफेयर करना चाहते हैं तो वो कहीं पर भी ऐसे नहीं कि ये यूपीएससी का करंट अफेयर है, ये स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो सारा करंट अफेयर एक जैसा होता है, तो डिफेंस के लिए भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के द्वारा 3rd एडिशन यहाँ पर अभी देखने को मिला, किसके लिए? यहाँ पर ये जनरल बेसिकली जनरल सुंदर जी मेमोरियल आप लोगों के सामने यहाँ पर जो अभी अंडर द एजेस ऑफ मैकेनाइज इन्फेंट्री सेंट्रल स्कूल आप लोगों को नजर आता है। ये जो नाम दिया गया यहाँ पर सुंदर जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो जनरल के सुंदर जी थे यहाँ पर, उनको फादर ऑफ जो मैकेनाइज ऑफ इन्फेंट्री रेजिमेंट भी बुलाया जाता है। मैं कल को आप लोगों से पूछे कि हमारे देश में जो मैकेनाइज जो आर्मी के अंदर में इन्फेंट्री के अंदर में मशीन वगैरह जो डाली गई वो किस तरीके से निकल कर आई, तो याद रखिएगा 13th चीफ ऑफ स्टाफ थे आर्मी के, ये 1986 से 1988 तक था, जिनके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। तो उन्हीं के नाम से ये 3rd एडिशन जाने के करीब टनल फ्यूल डिपोज जो है यहाँ पर यूक्रेन के अंदर में डिस्ट्रॉय किए गए। ये पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर जापोरिजिया। तो कल को चलकर मैच करने के लिए पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। ये अनाउंस कर दिए गए थे एम्बेसडर इंडिया के, अभी यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कल को क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, हालांकि ये पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे। ठीक है, तो एरिक ग्रेसी जो इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन अभी यहाँ पर इनको अपॉइंट किया जा रहा है। मार्च में इनका नाम जो है अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो यूएसए के साथ है हमारे रिलेशन, G20, I2U2, क्वाड, बहुत सारे ऐसे रीजन है। बताइए I2U2 में कौन कौन है, क्वाड में कौन कौन मेंबर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा विजिट भी करने की बात की जा रही है अभी अमेरिका में, अमेरिका विजिट करेगा नवंबर में जो बाइडन साहब है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं, तो एक नई पर्सनैलिटी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो बाइडन साहब के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है। ठीक है, If you feel that you can never speak English fluently, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मिल्की वे का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना पता इनको चल पाता है। रेकॉन स्टेलर जो है यहाँ पर, ये एक मेलवेयर है, रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो इसकी वजह से आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा इन्फॉर्मेशन चोरी की गई, यहाँ पर डिलीवर मेल कर यहाँ पर टारगेट किए गए 8 जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटी है, जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो याद रख सकते हैं यहाँ पर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें इन्फॉर्म की गई कि ऐसा कोई अटैक हुआ है हमारे ऊपर। ठीक है, जो कि गलत है। जो उस मिशन मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर, ये याद रख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये जुपिटर के लिए आप लोगों का मिशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, तो इसको आप लोग कन्फ्यूजन में मत आइएगा। हे फीवर के बारे में बात की तो जापान से रिलेटेड यहाँ पर, इसको आप लोग याद रखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा रिसेंटली अभी यहाँ पर कमिटमेंट किया गया कि इसको हेल्थ इशू की तरीके से देखा जाएगा और इसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो है इंपैक्टेड होते हैं, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने, तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। आइए अब आप लोगों को शब्द सिखाता हूँ अंग्रेजी के, आप लोगों को क्लैरिटी आएगी जिंदगी में।
बेसिकली कबरतल। तो कबरतल वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है। कबरतल झील भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बिहार के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है बेगूसराय वाला एरिया, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एक्सबो लेक आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, आप लोगों को मैंने कई बार दिखाया भी, जैसे नहीं ऐसे कोई रिवर जा रही है तो इस तरीके से एक टर्न कर इस तरीके से आती है तो उसको ऑक्सबो लेक का नाम हम लोग दे देते हैं। तो ये एशिया की देखने को मिलेगी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। ठीक है, तो फॉर्म की जाती है कहाँ से निकाल कर, गंडक रिवर से यहाँ पर निकल कर आती है। इसी के साथ में ये इसको एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड पोचर का जो जोन है उसको अवॉइड करने के लिए, इनके जो चिड़ियाओं का व्यापार किया था उससे बचाने के लिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड जोन भी बनाया 1986 के अंदर में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया बर्ड सेंचुरी 1989 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और रामसर साइट इसको रिसेंटली अभी यानी कि 2020 में इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये फर्स्ट रामसर साइट बनी बिहार के अंदर में। तो बिहार से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तो याद आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताना जरूर, इसको फिर दूर किया जाएगा। ओके, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप लोगों से बातें कर रहे हैं या फिर आप लोग कोई पेपर दे रहे हैं, वहाँ पर भी कई सारे शब्द आते हैं, तो आप लोग बेसिकली कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, अंग्रेजी अच्छे से पकड़ पाएंगे। ठीक है, ओवर्ट होता है एक तरीके से अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब एक तरीके से स्पष्ट भाषी, बिल्कुल क्लियरिटी जाहिर करना, एक तरीके से नहीं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर टाइप में चीज़ों को रखने वाला, एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड कई बार ओवर्ट यूज़ कर देते हैं और ये न्यूज़पेपर में भी आप लोग को कई बार देखने को मिलता है। कई बार कहते हैं कि खतरों को भांप लेना, तो इसको बोलते हैं मैनेज। ठीक है, तो खतरा भांप लिया दूर से ही, कुछ ने धमकी दे रखी है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं बहुत सारी। कई बार शत्रुता तो नहीं, किसी के साथ में कई शत्रुतापूर्ण माहौल देखने को मिल जाता है, तो ये शब्द यहाँ पर यूज़ किया था कि खतरा है यहाँ पर। ठीक है, कंप्लीसेंसी मतलब एक तरीके से शालीनता, शांति बनाए रखना, ये उल्टा हो गया इसका। ठीक है तो ये आप लोग समझ सकते हैं। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक समय यानी कि सिंक्रोनस वे में चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ में चीज़ें चल रही हैं, समकालीन बोल देते हैं उसको कई बार, अगर आप लोग हिस्ट्री में उठाकर पढ़ोगे। ठीक है, एमेस्ट का मतलब है कि जमा करके रखना, इकट्ठा करना, किसी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, रिविजन कर नहीं रहे, पढ़ लिया पता नहीं क्या क्या, तो रिविजन करते करते आगे बढ़ना है, तभी चीज़ें जो है आप लोग क्लियर कर पाओगे। तो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है।